अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बुखारी स्टडी प्लेनेट यूट्यूब चैनल और मेरा क्रिमिनोलॉजी क्लास फेसबुक पेज। मैं हूं उमर फ़ारूक अमजद। आज से मैं क्रिमिनोलॉजी लेक्चर सीरीज़ के साथ साथ क्रिमिनोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ भी शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि लेक्चर सीरीज़ के साथ साथ एमसीक्यू सीरीज़ भी शुरू की जाए। तो इस वजह से मैं उन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर एमसीक्यू सीरीज़ भी शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल को बनाने का मकसद ही बेसिकली यही था कि क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स को, खा वो सीएसएस क्रिमिनोलॉजी कर रहे हों या क्रिमिनोलॉजी को एज ए करियर चूज़ किया हो, तो उनको रहनुमाई फराम की जाए। तो इस वजह से मैं अपना एमसीक्यू सीरीज़ का पहला लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। तो देखते रहिए मेरा बुखारी स्टडी प्लेनेट यूट्यूब चैनल और मेरा क्रिमिनोलॉजी क्लास फेसबुक पेज। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इस लेक्चर को देखने के बाद आपकी लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी वो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। आपके साथ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी डिस्कस किए जाएंगे। उसमें क्रिमिनोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट, हिस्ट्री के बारे में एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, तो आपके साथ वो डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ क्राइम डिस्कस किए जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ क्राइम क्या है कि मतलब एक क्राइम क्या चीज़ होती है, कौन सी चीज़ें क्राइम कंस्टिट्यूट करती हैं, स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या हैं, तो इन सब को डिस्कस किया जाएगा इस लेक्चर में। उसके बाद आखिर में मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी जो हैं उनके बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा, जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी को एज ए फील्ड बनाने में अपना किरदार अदा किया या क्रिमिनोलॉजी के बारे में अपनी राइटिंग्स की, तो उन सब को, तो इस लेक्चर की आउटकम ये होंगी कि आप बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी वो सीख सकेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ क्राइम सीख सकेंगे और मेन प्रोपोनेंट्स हैं जो क्रिमिनोलॉजी के उनको सीख सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने पहला लेक्चर। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है साइंटिफिक स्टडी टू नो अबाउट द रीज़न, नेचर, एक्सटेंट एंड कंट्रोल ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर इज टर्म्ड एज। जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है क्राइम की रीज़न को जानने के लिए, उसकी नेचर को जानने के लिए और उसकी एक्सटेंट को जानने के लिए, और उसके बाद क्रिमिनल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जो साइंटिफिक स्टडी की। फॉर एग्जांपल, एक शख्स ने क्राइम किया, उसके पीछे रीज़न को तलाश करना साइंटिफिक वे से। उसके बाद नेचर उसकी क्राइम की देखना, उसके बाद एक्सटेंट उस क्राइम का देखना, उसके बाद उस जो क्रिमिनल है जिसने क्राइम किए है उसको कंट्रोल करना, दोबारा क्राइम करने से, यानी कि उसकी रिहेबिलिटेशन करना, उसको रिहेबिलिटेट करके सोसाइटी का दोबारा मेंबर बनाना। पहला ऑप्शन है हमारे पास क्राइम, दूसरा क्रिमिनोलॉजी, तीसरा सोशियोलॉजी और चौथा ऑप्शन है पेनोलॉजी। तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं क्राइम है। क्राइम क्या होता है? वायलेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशन, जो आपकी फॉर्मल लॉज होते हैं, रिटन लॉज होते हैं, उनकी वायलेशन होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्राइम बोलते हैं। उसके बाद सोशियोलॉजी को हम देख लेते हैं। सोशियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सोशल लाइफ होता है, जिसमें सोशल लाइफ को स्टडी किया जाता है, उसको सोशियोलॉजी। पेनोलॉजी क्या होता है? पेनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ पनिशमेंट्स। जो एक बंदा क्राइम किया है, उसके बाद वो कन्विक्टेड हो गया है, कन्विक्टेड होने के बाद जब वो जेल में जाता है, तो उसके साथ जो जो मतलब उसको इनकैपेसिटेट किया जाता है या उसको पनिशमेंट दी जाती है या जिस तरह भी उसके साथ ट्रीट किए जाते हैं, उसको पेनल्टी बोलते हैं। यानी कि कन्विक्टेड होने के बाद जो उसके साथ होगा उसको पेनल्टी बोलते हैं। तो इसका अब देखने लगे क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी इज द साइंटिफिक तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन एक बचता है क्रिमिनोलॉजी। तो क्रिमिनोलॉजी वो वाहिद ऑप्शन है, तो इसके बाद हमारे पास बचता है क्रिमिनोलॉजी। तो इसका राइट ऑप्शन भी क्रिमिनोलॉजी है, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा यानी कि ऑप्शन है जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं क्राइम की, उसकी रीज़न की, उसकी नेचर को देखने के लिए, उसकी एक्सटेंट को देखने के लिए और क्रिमिनल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है क्रिमिनोलॉजी। तो हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन भी, क्रिमिनोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी टू नो अबाउट द रीज़न, नेचर, एक्सटेंट एंड कंट्रोल ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। तो इसका राइट ऑप्शन है क्रिमिनोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रिमिनोलॉजी इज। जो क्रिमिनोलॉजी है लफ्ज़, उसकी लिटरल मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए है स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स, ऑप्शन बी है स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ क्राइम, स्टडी ऑफ क्राइम ओनली, और डी ऑप्शन है स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स ओनली।
अब हमारे पास देखते हैं कि ऑप्शन ए है स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स, जिसमें दोनों को स्टडी किया जाता है। क्रिमिनोलॉजी में दोनों को, क्राइम को भी स्टडी किया जाता है और क्रिमिनल्स को, क्राइम और क्रिमिनल दोनों को स्टडी किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिमिनोलॉजी बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। उसके बाद दूसरा बी ऑप्शन है, उसको भी डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ क्राइम। सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ क्राइम क्या है कि समाजी रीजन क्या है जिसकी वजह से क्राइम हुआ है, तो ये लिटरल मीनिंग नहीं है क्रिमिनोलॉजी का। उसके बाद है स्टडी ऑफ क्राइम। एक सिर्फ क्राइम को स्टडी करना वो भी इसकी मीनिंग में नहीं आता, और स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स को अकेले डिस्कस करना वो भी, यानी कि इन दोनों को मिला के स्टडी ऑफ क्राइम और क्रिमिनल्स दोनों को डिस्कस करना, ये है लिटरल मीनिंग ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स इज द राइट ऑप्शन और राइट लिटरल मीनिंग ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 है द टर्म क्रिमिनोलॉजी वाज कॉइंड बाय। जो टर्म है क्रिमिनोलॉजी की वो किसने कॉइन की? तो ऑप्शन ए है सीजर लम्ब्रोसो, बी है सीजर बकेरिया, सी है जेरमी बेंथम और डी है ऑप्शन राफेल गैरोफेलो। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है डी, राफेल गैरोफेलो साहब वो पहले शख्स हैं जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी की टर्म कॉइन की, और 1885 में ये उन्होंने कारनामा सर अंजाम किया कि क्रिमिनोलॉजी की टर्म को कॉइन किया। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच ईयर राफेल गैरोफेलो कॉइन द टर्म क्रिमिनोलॉजी। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो राफेल गैरोफेलो ने 1885 में टर्म क्रिमिनोलॉजी को कॉइन किया। तो इसका राइट ऑप्शन है 1885। राफेल गैरोफेलो साहब ने क्रिमिनोलॉजी की टर्म को कॉइन किया 1885 में। क्वेश्चन नंबर 5 है कमीशन ऑफ एन एक्ट और एक्ट ऑफ ओमिशन, यानी कि कोई ऐसा काम करना और कोई ऐसा काम ना करना डैट वायलेट्स द लॉ। फॉर एग्जांपल लीगली अलाउ है तो वो ना करें, और लीगली अलाउ नहीं है तो वो करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वायलेट्स द लॉ एंड इज़ पनिशेबल बाय द स्टेट, और पनिशेबल बाय स्टेट है, स्टेट उस पर पनिश करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्राइम बोलते हैं। ऐसा काम करना, ऐसा एक्ट करना जिसमें हम लीगल लॉज, फॉर्मल रिटन लॉज ऑफ द कंट्री को वायलेट करते हैं, तो और स्टेट हमें उस पर पनिश करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्राइम। बेसिकली हमारे पास वो क्राइम ही चीज़ होती है जिसमें हम स्टेट के लॉज को, यानी कि स्टेट ने एक बाउंड्री ड्रा की होती है कि इससे बाहर नहीं निकल, तो हम जब बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हैं, यानी कि हम लॉज को क्रॉस करते हैं, तो फिर क्या हम क्या करते हैं? क्राइम करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है क्राइम। तो क्राइम is the commission of an act or act of omission that violates the law and is punishable by state। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास ए, क्राइम। दूसरा ऑप्शन है, वैसे डिस्कस कर लेते हैं, क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी हमने पहले पढ़ चुके हैं। क्रिमिनोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी टू नो द क्राइम, एक्सटेंट ऑफ क्राइम, नेचर ऑफ क्राइम या क्रिमिनल कंट्रोल द क्रिमिनल बिहेवियर। सोशियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होती है। उसके बाद होती है पेनोलॉजी। पेनोलॉजी क्या है? जब एक बंदा क्राइम करता है उसके बाद कन्विक्टेड हो जाता है, कन्विक्टेड होने के बाद जब जेल में जाता है तो उसके साथ स्टडी ऑफ पनिशमेंट, यानी कि इसको पेनोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 ए क्राइम मस्ट इंक्लूड। क्राइम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें कंस्टिट्यूट करती हैं क्राइम को? तो मेंस रिया, एक्टस रिया, वॉलंटरी एक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। मेंस रिया क्या होता है? क्रिमिनल इंटेंट होती है, यानी कि आप कोई भी क्राइम करना चाहते हैं सबसे पहले माइंड में बनाते हैं कि हमने ये काम करता है, तो इसको क्या कहते हैं? क्रिमिनोलॉजी में मेंस रिया कहते हैं, यानी कि क्रिमिनल इंटेंट। उसके बाद होता है एक्टस रिया। एक्टस रिया होता है क्रिमिनल इंटेंट जो आपने जहन में बनाई है उस पर अमल करना। फॉर एग्जांपल आपने बनाई है कि मैंने उस फलां शख्स को कोई नुकसान पहुँचाना, ये सबसे पहले आपने मेंस रिया की। उसके बाद एक्टस रिया, उस मेंस रिया को पूरा करने के लिए जो आप एक्शन करते हैं उसको बोलते हैं एक्टस रिया। तो ये दोनों चीज़ें क्राइम को कंस्टिट्यूट करने के लिए ज़रूरत। उसके बाद क्राइम शुड बी वॉलंटरी एक्ट, ये नहीं होना चाहिए नॉन वॉलंटरी एक्ट और इनवॉलंटरी एक्ट होना चाहिए। तो वॉलंटरी एक्ट, किसी कोई भी बंदा क्राइम करे तो ये प्रूव करना होता है कि उसने वॉलंटरीली ये क्राइम किया है। तो ये तीनों चीज़ें कंस्टिट्यूट करती हैं क्राइम में। अगर इनमें मतलब एक भी गैप हो तो फिर क्राइम कंस्टिट्यूट नहीं होता। तो ये तीनों चीज़ें लाजमी है क्राइम को कंस्टिट्यूट करने के लिए। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 7 है लीगल माइनर्स एंड इंसेन पर्सनस आर फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। जो लीगल माइनर्स होते हैं, जो छोटे होते हैं, यानी कि पाकिस्तान में अभी 18 साल से कम होते हैं, वो लीगल माइनर्स तस्वर किए जाते हैं। एंड इंसेन पर्सन यानी कि जिनके दिमाग ठीक नहीं होते, आर फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। वो क्या होते हैं? क्रिमिनल लाइबिलिटी से फ्री होते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंसेन छोटा बच्चा फ़र्ज़ करें 8 साल का 10 साल का, तो उसने क्राइम किया है, उसको नहीं पता कि मैं ये क्राइम कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो वो क्या होते हैं? लीगली उन पर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं लगती। उसके बाद इंसान होते हैं जो पागल होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि राइट और रॉन्ग क्या है। तो इंसान को कुछ नहीं पता होता कि राइट चीज़ क्या है और रॉन्ग चीज़ क्या है, तो इस वजह से वो भी क्रिमिनल लाइबिलिटी से आज़ाद होते हैं। तो इस तरह इसका राइट ऑप्शन है इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि लीगल माइनर्स एंड इंसेन पर्सन और फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो इसका राइट ऑप्शन है 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ मीट बाय एक्टस रिया। एक्टस रिया क्या होता है? गिल्टी एक्ट होता है। एक होता है मेंस रिया, एक होता है एक्टस रिया। मेंस रिया ये होता है कि आपने क्रिमिनल माइंड बनाते हैं, क्रिमिनल इंटेंट शो करते हैं, क्रिमिनल यानी कि ज़हन में बनाते हैं कोई चीज़ कि हमने ये क्राइम करना है, उसको क्या कहते हैं? मेंस रिया। एक्टस रिया होता है उस मेंस रिया पे एक्शन करना, यानी कि जो भी आपने क्रिमिनल इंटेंट की है, जो भी अपने माइंड में चीज़ बनाई है, गिल्टी माइंड में यानी कि बनाई है चीज़, उस पे एक्शन करना, उसको कहते हैं गिल्टी एक्ट, यानी कि उस एक्ट के ऊपर एक्शन कर लेना। तो आपके पास एक्टस रिया क्या? गिल्टी एक्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है गिल्टी एक्ट। अनलॉफुल एक्ट गैर कानूनी एक्ट होता है। गिल्टी माइंड, जो गिल्टी माइंड में आपको पहले डिस्कस कर चुके, मेंस रिया को गिल्टी माइंड कहते हैं। नन ऑफ दी, तो इसका राइट ऑप्शन है ए गिल्टी एक्ट। एक्टस रिया इज द गिल्टी एक्ट टू डू ए क्राइम या टू कमिट ए क्राइम। मेंस रिया इन क्रिमिनोलॉजी। मेंस रिया क्या होता है? मेंस रिया क्रिमिनल इंटेंट होती है, जो सबसे पहले कोई भी बंदा क्राइम करने से पहले अपने ज़हन में बनाता है कि मैंने ये चीज़ करनी है, ये क्राइम करना है, तो उसको क्या कहते हैं? उसकी क्रिमिनल इंटेंट कहते हैं। आउटलॉ क्या होता है? गैर कानूनी चीज़। तो इसका राइट ऑप्शन है क्रिमिनल इंटेंट। इंटेंट के मतलब क्या है? ज़हन में जो भी चीज़ बनाई जाती है क्राइम कंस्टिट्यूट करने के लिए, उसको क्रिमिनल इंटेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है क्रिमिनल लॉ इज़ ए सेट ऑफ रूल्स दैट स्पेसिफाई द बिहेवियर सोसाइटी हैज़। क्रिमिनल लॉ जो होते हैं वो क्यों डिज़ाइन किए होते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? सोसाइटी की बिहेवियर्स को सेट करने, कौन से बिहेवियर्स को सेट करने के लिए बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्रिमिनल लॉ इज़ ए सेट ऑफ रूल्स दैट स्पेसिफाई द बिहेवियर, मतलब क्रिमिनल लॉज रूल्स जो भी बनाए जाते हैं वो किन बिहेवियर्स को जो सोसाइटी में पाए जाते हैं उनको सेट करने के लिए बनाए जाते हैं। जो रिफॉर्म बिहेवियर होते हैं, मतलब रिफॉर्म बिहेवियर तो पहले ही ठीक होते हैं, तो उनको सेट करने के लिए ये नहीं होते। उसके बाद फार्मल तो वैसे ही ठीक होते हैं। इनफॉर्मल होता है, एक फार्मल होता है। फार्मल जो होता है वो ठीक होते हैं, मतलब कि बाउंड्रीज़ के अंदर रह के जो भी कोई काम करता है वो फार्मल्स होते हैं। मतलब तो फार्मल क्या होता है? फार्मल ये होता है कि आपके ये भी गुड बिहेवियर्स में आता है। आउटलॉज क्या होते हैं? ये लॉ के बाहर होते हैं, ये गैर कानूनी बिहेवियर्स होते हैं। तो क्रिमिनल लॉ इसलिए बनाए जाते हैं कि आउटलॉ बिहेवियर्स को स्पेसिफाई किया जा सके, सेट किया जा सके। तो आउटलॉ इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है कॉमन क्राइम्स सच एज मर्डर, रेप आर डील बाय ए सेट ऑफ लॉ नोन एज। ये जो क्राइम्स हैं, मर्डर वगैरह, रेप वगैरह, तो इनको किन लॉ के साथ डील किया जाता है? सिविल लॉ के साथ, इनफॉर्मल लॉ के साथ या कॉमन लॉ के साथ? तो कॉमन लॉ इज़ द राइट ऑप्शन, जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो कॉमन लॉ क्या होते हैं? जो इन मर्डर वगैरह, रेप वगैरह के साथ डील करते हैं। कोई भी क्रिमिनल है, उसने मर्डर वगैरह, रेप वगैरह किया है, तो कॉमन लॉ के थ्रू उसको डील किया जाए। सिविल लॉ सिविल मैटर्स के बारे में होते हैं। इनफॉर्मल लॉ सोसाइटी के रूल्स बनाए जाते हैं, ये सोसाइटी में होते हैं और ये नॉन रिटन फॉर्म में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ मीट बाय वाइट कलर क्राइम्स। वाइट कलर क्राइम्स क्या हैं? जो क्राइम्स इकोनॉमिकली किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? वाइट कलर क्राइम। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है इसकी। इकोनॉमिकली जो क्राइम किए जाते हैं उनको वाइट कलर क्राइम। स्मॉल क्राइम एक्टिविटी, छोटी क्राइम्स की एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी छोटे क्राइम करने के लिए
ऑप्शन ए है। बी है इकोनॉमिक क्राइम, जो भी इकोनॉमिकली हम क्राइम करते हैं, और सोशल क्राइम जो सोसाइटी में क्राइम सोशल क्राइम करते हैं, और इन्फ्रैक्शन जो छोटी छोटी खिलाफवर्जी करते हैं। तो बी क्या है, इज़ द राइट ऑप्शन है इकोनॉमिक क्राइम। वाइट कलर क्राइम बेसिकली ये है कि इकोनॉमिक क्राइम्स जो होते हैं, ये वाइट कलर क्राइम की टर्म सबसे पहले एडवर्ड सदरलैंड ने कॉइन की थी, तो उन्होंने ये टर्म दी थी वाइट कलर क्राइम्स की। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है बी, इकोनॉमिक क्राइम्स आर known as white collar crimes. Question number 13 है who has coined the phrase white collar crimes? तो किसने कॉइन की वाइट कलर क्राइम की फ्रेज? एडवर्ड सदरलैंड थे जिन्होंने सबसे पहले वाइट कलर क्राइम की। राफेल गैराफेलो हैं जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी की टर्म को 1885 में मुतारिफ कराया। सीजर बकेरिया साहब क्लासिकल स्कूल के बानी माने जाते हैं। तो एडवर्ड सदरलैंड जो है इसका राइट ऑप्शन है, जिन्होंने वाइट कलर क्राइम्स को कॉइन किया, सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया। क्वेश्चन नंबर 14 है हु इज़ टू बी नोन एज फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी? क्रिमिनोलॉजी का फादर क्या, फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी किसको बोलते हैं? तो ये है सीजर लम्ब्रोसो। फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी जो बोला जाता है वो किन को बोला जाता है? सीजर लम्ब्रोसो को। क्वेश्चन नंबर 15 है हु वाज सीजर लम्ब्रोसो बाय प्रोफेशन? सीजर लम्ब्रोसो साहब जो क्रिमिनोलॉजी के फादर माने जाते हैं, वो प्रोफेशन के लिहाज से क्या थे? डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, इंजीनियर थे या क्रिमिनोलॉजिस्ट थे? तो वो फिजिशियन थे बाय प्रोफेशन, लेकिन उनको उन्होंने इतना काम किया तो उसकी काम की बिना से, उनकी राइटिंग्स की बिना पे उनको फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी का एहसास दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है विच फेमस सोशियोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजिस्ट हैड आइडिया दैट क्राइम्स कैन बी यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर सोसाइटी? जी आपने राइट सुना कि क्राइम्स हेल्पफुल हैं और यूज़फुल हैं फॉर सोसाइटी के लिए। तो ये किस फेमस सोशियोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजिस्ट ने आइडिया दिया? तो वो थे इमाइल दुर्खैम। दुर्खैम साहब ने सबसे पहले ये आइडिया दिया कि क्राइम्स कैन बी यूज़फुल एंड हेल्पफुल फॉर सोसाइटी। उन्होंने बेसिकली इसके पीछे अजम्पशन ये रखी कि जब भी एक माशरे में क्राइम नहीं होगा तो नए रूल्स नहीं बनेंगे, लोग मुतात नहीं होंगे। तो इसी तरह ये एक सोसाइटी की बात करते हैं या एक विलेज की बात करते हैं कि जब तक एक सोसाइटी में क्राइम नहीं होगा तो वो सोसाइटी क्या करेगी? अपनी सिक्योरिटी को नहीं बढ़ाएगी। जब जैसे ही क्राइम होगा या जैसे ही उसको ख़तरा लायक होगा कि क्राइम होने वाला है तो वो क्या करेगी? सोसाइटी को टाइट करेगी, अपनी सोसाइटी क्या करेगी? अपनी सिक्योरिटी को टाइट करेगी। तो इमाइल दुर्खैम साहब ने ये बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि जब तक क्राइम नहीं होता किसी भी जगह पे तो उस वक्त तक वो उस जगह की सिक्योरिटी अच्छी नहीं होती। जिस तरह ही क्राइम होता है या क्राइम का खदशा बढ़ता है तो क्या होता है? उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। जितना क्राइम ज़्यादा हो रहा है इतने ही बंदे ज़्यादा मुतात है। अगर क्राइम ना होते तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि घरों की दीवारें भी नहीं होती थी, क्योंकि इतना मुतात मतलब इतने कम क्राइम थे तो लोग अपनी इतनी ज़्यादा मतलब मुतात नहीं होते थे। लेकिन आजकल क्या है कि घरों की दीवारों पे क्या है, बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हुई हैं, उसके ऊपर बाड़ें वगैरह लगाई हुई हैं, तो ये सब सिक्योरिटी के मैटर में आ जाता है। तो क्राइम कैन बी यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर सोसाइटी, ये किसने कंसेप्ट दिया? इमाइल दुर्खैम साहब ने। फेल गैराफेलो साहब ने आपको पहले बता दिया कि क्रिमिनोलॉजी की बुनियाद टर्म को कॉइन किया 1885 में। तो इमाइल दुर्खैम साहब हैं जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि crime can be useful and helpful for society. तो C is the right option. Question number 17 है Emile Durkheim believed that crimes pay for cash. इमाइल दुर्खैम जो उनका एक बिलीव था कि क्राइम्स क्या करते हैं, एक आपके माशरे में क्या लेके आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सोशल चेंज, बी है सोशल एक्सचेंज, सी है सोशल हैबिट्स, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है द थ्योरी दैट सजेस्ट पीपल हैव फ्री विल टू चूज क्रिमिनल और अनलॉफुल सॉल्यूशंस टू मीट देयर नीड्स और सेटल देयर प्रॉब्लम्स इज क्लासिकल थ्योरी, कन्फ्लिक्ट थ्योरी, बायोसोशल थ्योरी और मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी है जिसने सबसे पहले कंसेप्ट दिया कि पीपल हैव फ्री विल टू चूज क्रिमिनल और अनलॉफुल बिहेवियर। people have
their own will to choose criminal behavior. Not any demons, devils are behind them that force them to choose a crime. So classical theory is the right option. Free will is behind all criminal behavior, not any demons, devils, or any other force that force them to commit a crime. So classical theory is the right option. क्वेश्चन नंबर 19 है क्रिमिनोलॉजिस्ट हु फोकस देयर अटेंशन ऑन क्राइम्स विक्टिम्स रेफर टू देमसेल्फ एज विक्टिमोलॉजिस्ट, बिहेवियरिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट. तो क्रिमिनोलॉजिस्ट हु फोकस देयर अटेंशन ऑन क्राइम्स विक्टिम, जो ये फ़िलासफ़ीज़ होती हैं क्राइम विक्टिम की फ़िलासफ़ी पे जो क्रिमिनोलॉजिस्ट अटेंशन ज़्यादा करते हैं तो वो अपने आप को क्या कहते हैं, विक्टिमोलॉजिस्ट कहते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 20 है द इंटेंट टू कमिट द क्रिमिनल एक्ट इज़ नोन एज मेंसरिया. जो इंटेंट होती है, आपने जहन में चीज़ बनाई होती है क्राइम को कमिट करने के लिए, क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं क्रिमिनोलॉजी में, मेंसरिया कहते हैं, एक्टसरिया कहते हैं, लोग कोडरो कहते हैं, माला एनसी कहते हैं. तो इसका राइट ऑप्शन है मेंसरिया. मेंसरिया इज़ द क्रिमिनल इंटेंट टू कमिट द क्राइम. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 21 है व्हेन पॉल टोपिनर्ड यूज द टर्म क्रिमिनोलॉजी इन फ्रेंच लैंग्वेज. तो उन्होंने सबसे पहले क्रिमिनोलॉजी टर्म को जिन्होंने क्वाइंड किया उनका नाम था राफेल गैरोफेलो, और जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी की टर्म को सबसे पहले रिटन फॉर्म में यूज़ किया फ्रेंच लैंग्वेज में, जिसके स्पेलिंग ये हैं क्रिमिनोलॉजी, GY की बजाय GIE है फ्रेंच लैंग्वेज में. तो ये पॉल टोपिनार्ड हैं जिन्होंने 1887 में क्रिमिनोलॉजी की टर्म को फ्रेंच लैंग्वेज में यूज़ किया. तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 22 है अकॉर्डिंग टू क्रिमिनोलॉजी रिसर्च विच एज ग्रुप इज़ मोर इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़. ये क्रिमिनोलॉजी की रिसर्च हुई थी, तो उसमें देखा गया था कि कौन से एज के पीपल, जो कौन से एज की ग्रुप, कौन सा एज ग्रुप सबसे ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. तो ऑप्शन नंबर ए है ओल्ड एज ग्रुप पीपल, ऑप्शन नंबर बी है यंग एज ग्रुप, सी है जुवेनाइल, और डी है बोथ ए एंड बी. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, यंग एज पीपल. जी, यंग एज पीपल जो होते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. जुवेनाइल होते हैं वो भी कम होते हैं, ओल्ड एज बूढ़े होते हैं वो भी कम क्राइम करते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. Question number 23 है a type of auto theft involving gunmen approaching a car and forcing the owner to give up the keys is known as. तो question number 23 है a type of auto theft involving gunmen approaching a car and forcing the owner to give the keys is known as. फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसके पास गन है, वो अप्रोच करता है एक कार वाले को और गन पॉइंट पे उसको क्या करता है, फोर्स करता है कि कार की चाबी मुझे दो. तो इस सिचुएशन का राइट ऑप्शन क्या बनेगा. तो ऑप्शन नंबर ए है जॉयफुल कार जैकिंग. जॉयफुल मतलब खुशी के लिहाज से तो नहीं, जॉय राइडिंग वो खुशी में राइड तो नहीं कर रहा. कार जैकिंग उसके बाद कार जैक करता है. उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है सिचुएशनल कार जैकिंग. तो सिचुएशन उसको मिली थी, नहीं सिचुएशन नहीं बनी थी. तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी कार जैक करता है. वो कार के पीछे पहले इंटेंट बनाता है, फिर कार के पीछे आता है, फिर उसको गन पॉइंट पे उसको कहता है कि मुझे की दे. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, कार जैकिंग. सिचुएशनल कार जैकिंग, सिचुएशनल कार जैकिंग ये होती है कि उसको सिचुएशन ऐसी पे, फॉर एग्जाम्पल एक जगह एक गाड़ी खड़ी थी तो उसने आके ताला अगर लगा हुआ था तो उड़ के गाड़ी लेके चला गया. ये सिचुएशन मतलब उसको सिचुएशन प्रोवाइड की गई थी, प्रोवाइड की गई थी, इस वजह से उन्होंने क्राइम किया. तो सी इज़ द राइट ऑप्शन, कार जैकिंग. क्वेश्चन नंबर 24 है डेवियंस इज़ डिफाइंड है. डेवियंस क्राइम की तरह ही एक फॉर्म है, लेकिन ये क्या होता है, डेवियंस सोशल नॉर्म्स, सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं अनरिटन फॉर्म में, उनको ब्रेक करना डेवियंस कहलाता है. तो डेवियंस इज़ डिफाइंड एज. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है बिहेवियर दैट डिपार्ट फ्राम सोशल नॉर्म बट इज़ नॉट ऑलवेज क्रिमिनल. बी है बिहेवियर दैट डिपार्ट फ्राम द सोशल नॉर्म बट इज़ क्रिमिनल. बिहेवियर दैट डिपार्ट फ्राम सोशल एंड क्रिमिनल नॉर्म्स. ऑप्शन नंबर डी है बिहेवियर दैट डिपार्ट फ्राम ऑल मॉरल एंड सोशल नॉर्म्स. तो ऑप्शन नंबर ए
इज़ द राइट ऑप्शन। बिहेवियर दैट डिपार्ट फ्राम सोशल नॉर्म, जो सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स वैल्यूज़ होती हैं उनको ब्रेक करते हैं। बिहेवियर, ऐसे बिहेवियर जो सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स वैल्यूज बिलीव्स को, अनरिटन लॉज को ब्रेक करते हैं, लेकिन क्रिमिनल नहीं होते। फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा क्राइम करता है, सिगरेट पीता है, बहुत सी सोसाइटीज़ में सिगरेट पीना अलाउ नहीं है, सोशल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ समझा जाता है सिगरेट पीना, लेकिन क्रिमिनल क्राइम नहीं है, लीगली तौर पे अलाउ है उस कंट्री में, तो वो क्राइम नहीं होगा, लेकिन सोशल नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी होगी। एक बंदा है, उसने सिगरेट पी है, तो वो सोशल नॉर्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन उस कंट्री के लीगल लॉज को ब्रेक नहीं कर रहा। तो बिहेवियर दैट डिपार्ट फ्रॉम सोशल नॉर्म बट इज़ नॉट क्रिमिनल इज़ नोन एज डेविएंस। तो डेविएंस इज डिफाइंड एज बिहेवियर दैट डिपार्ट फ्रॉम सोशल नॉर्म बट इट इज़ नॉट ऑलवेज क्रिमिनल बिहेवियर इज़ नोन एज डेविएंस। तो क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है क्राइम मैपिंग शोज़। क्राइम मैपिंग शोज़, क्राइम को मैप किया जाता है, तो उसमें हम क्या देखते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है क्राइम अरेस्ट रेट, बी है क्राइम इन प्रोग्रेस, सी है क्राइम लोकेशंस, डी है क्राइम एक्टिविटी। तो क्राइम मैपिंग में हम क्या करते हैं, क्राइम्स की लोकेशंस को देखते हैं कि जिस जगह पे क्राइम कमिट हुआ है तो उसकी लोकेशन क्या थी। तो क्राइम मैपिंग इसलिए करते हैं, या मैपिंग शोज क्राइम अरेस्ट रेट्स, क्राइम्स इन प्रोग्रेस, क्राइम लोकेशंस। ऑप्शन नंबर डी क्राइम एक्टिविटी। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन, क्राइम लोकेशंस। क्राइम लोकेशंस में हम क्या करते हैं, क्राइम मैपिंग करते हैं। क्राइम मैपिंग में हम क्या करते हैं, क्राइम की लोकेशन को डिटेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने 25 MCQs, जिसका इस लेक्चर का पार्ट 2 इंशाल्लाह कल अपलोड किया जाएगा। तो देखते रहें बुखारी स्टडी प्लैनेट यूट्यूब चैनल, और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।